Okay, good morning. And now let's start. Oh, some more waiting. Good morning, sir. Good morning. Some more waiting. चलो, admit all. वैसा भी नए रूल्स लग रहे हैं कुछ कि admit all मत करना. एकता के muted नहीं थे. Good morning. Devaj Sharma is just joining us. चलो, let's start. I think we were discussing about equivalent resistance and all those things. थोड़ा सा एक चीज मैं बता देता हूँ is that computers and our this is about farms. No, this is about water. Seems like the congressman. अरविंद भी अपना I think now let's finally start. चलो एक चीज बता देता हूँ is that उस दिन याद होगा हमने वो किया था ना इक्विवेलेंट अल्फा. तो जब मैंने अलजेब्रिकली किया था तो मैंने बाद में नमन ने उस प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर दिया था by writing d this thing and all. तो मैं एक नजर से देखा तो मुझे लगा शायद कैलकुलस से किया होगा, है ना. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है कैलकुलस से भी कर लेना. बट मैंने बाद में देखा था इस दैट उसने कैलकुलस से नहीं किया था शायद, है ना. तो उसमें कैलकुलस वाला भी है, ध्यान रखना इज दैट अगर मान लो इक्विवेलेंट अल्फा निकालना है तो बेसिक मेथड इज एक्चुअली ऑफ कैलकुलस आल्सो. तो हमने जो उस दिन डिस्कस किया था वो अलजेब्रिक था और कैलकुलस वाला भी एक मेथड है. तो लाइक द मेथड वुड बी समवॉट लाइक दिस. जैसे मान लो सपोज ये R1, मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ बाकी क्योंकि इवन इफ आई गिव यू द बेसिक स्टेप्स यू विल कैच इट ऑन योर ओन. तो इस प्रिंसिपल से मैं चल रहा हूँ तो therefore you will be able to do it on your own. I don't think there will be any problem. जैसे मान लो ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, या इसको और थोड़ा वो कर देते हैं. मान लो R1, R2 और R3, ठीक है ना. तो ये सपोज है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और मुझे इसका इक्विवेलेंट अल्फा चाहिए. ऐसी क्वेश्चन और भी बन सकता है. ठीक. Now this will be R1 plus R2. So therefore R will be equal to R1 plus R2 into R3, okay, by R1 plus R2 plus R3, है ना. यानी log R क्या हो जाएगा? Log R will be equal to, basically we are discussing about equivalent alpha जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके, भावना इज जस्ट जॉइनिंग. वैसे हमारे उसमें कुछ नए रूल्स दिया गया टीचर्स को इज दैट एक बार एंट्री के बाद लॉक कर देना एंड ऑल दोस थिंग्स. मैं कर नहीं रहा हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट यू ऑल. तो कोई बात नहीं. log R1 plus R2 plus log R3 और प्लस log R1 plus R2 plus R3. अब देखो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आएगा? 1 by R dr, है ना, इज इक्वल टू 1 by R1 plus R2 dr1 plus R2, है ना. इस तरीके से सबका आएगा भाई. और जहां जहां d है, जैसे मान लो dr आई विल राइट एज व्हाट? अल्फा. dr मींस चेंज इन r, तो वो क्या होगा? अल्फा r थीटा, है ना. मतलब अल्फा इक्विवेलेंट इनटू r इनटू थीटा. फिर dr1 plus r2 क्या होगा? अल्फा 1 r1 थीटा अल्फा 2 r2 थीटा. तो इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना. और अल्फा इक्विवेलेंट जस्ट r को इधर ले जाएंगे और बाकी थीटा वीटा तो कैंसिल ही कर जाएगा. तो उसके लिए कुछ इतना नहीं, r उधर ले जाने की जरूरत नहीं. अल्फा r थीटा में r एनीवे कैंसिल ही कर जाएगा. So therefore all these expressions will be adding up and will give you the
total alpha equivalent. ठीक है? Now you can process like this and find out the alpha equivalent. मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ. So I'm going to write like this side you can do on your own. अब तो समझ में आ गया होगा. Log के बाद डिफरेंशियल करके, है ना? या एक बार और लिख दो. प्लस dr3 by r3, है ना? प्लस ये वाला भी आएगा. अब ये जो dr है इसको मैं लिखूंगा अल्फा इक्विवेलेंट इंटू r इंटू थीटा बाई r. तो देखना r तो कैंसिल हो और ये थीटा देखना ये राइट हैंड साइड में भी आएंगे सब के साथ, तो कैंसिल हो गया. देयरफॉर अल्फा इक्विवेलेंट अब यहां से सॉल्व होके आता है. ठीक है ना? तो दैट इज द एक्चुअल वे दैट वी आर सपोज्ड टू डू इन द एग्जाम. मैं तो जस्ट एक प्रिलिमिनरी दिखा रहा था कि अलजेब्रिकली भी कर सकते हो, बट देन अलजेब्रिकली ऑब्वियसली थोड़ा सा इससे लंबे होता है. ठीक है ना? चलो नाउ लेट्स प्रोसीड. वी हैव डन किरचॉफ्स लॉ in capacitors. Now a Kirchhoff's law set exists in resistors also. तो कोई अलग कुछ नहीं है. इसलिए अब मैं काम करता हूँ, Kirchhoff's law के सीधे एप्लीकेशन में चले जाता हूँ और वो है Wheatstone bridge and anti-Wheatstone bridge. बस इन शॉर्ट बता देता हूँ, वैसे बताया हुआ है ऑलरेडी. इज दैट अगर ये सेल है और अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो प्लस पी, और अगर ये रेजिस्टेंस है आर है मतलब आई है करंट, और अगर आर है और मैं ऐसे जा रहा हूं तो माइनस आई आर. ठीक है ना? और कैपेसिटर का तो ऑलरेडी मालूम ही है, माइनस प्लस क्यू, और कैपेसिटेंस अगर सी और अगर मैं इधर जा रहा हूं ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई सी. So this is how potential changes, increases, decreases, whatever the case is, as per Kirchhoff's law. और जंक्शन लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो टोटल करंट ऐड करोगे तो क्या होगा, जीरो आएगा. तो अगर इनकमिंग को प्लस मानते हो, आउटगोइंग को माइनस मानते हो, तो साइन कन्वेंशन यूज कर लेते. और नहीं तो इस तरीके से लिख देंगे कि ये I1 है, ठीक है ना, ये I2 है, ये I3 है, सपोज ये I4 है, ये I5 है और ये I6 है. तो मैं लिख सकता हूँ इनकमिंग वाले पहले, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I4 प्लस I6. तो ये हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ. तो देयर इज नथिंग, यानी किरचॉफ्स लॉ को मैंने समेट दिया. किरचॉफ्स लॉ को समेट दिया इस बोर्ड में मैंने. एक तो पोटेंशियल डिफरेंसेस के क्या क्या रूल्स हैं 3, और एक हो गया जंक्शन लॉ. सो आई थिंक दैट्स द मेन डिस्कशन ऑन किरचॉफ्स लॉ. इसके बाद हम इसकी यूटिलिटी करेंगे. एक तो उस टाइप का यूटिलिटी होता है, ठीक है ना, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह. तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज तो करेंगे नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमें पता ही है. व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल स्ट्रेट अवे गो टू एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फटाफट बताओ. ये 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम. प्रोसेस सिमिलर फॉलो करेंगे. क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, सेल अटैच करेंगे यहाँ पे, फिर आई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, and then finally we will be able to find out the R equivalent. So that is the general process and that is what we are going to follow even here also. ठीक है ना? तो जैसे V है, I है, इसको I लिया मैंने, इसको मैं ले लेता हूं स्मॉल I. कि I मेन करंट आया, उसमें से हिस्सा यहाँ पे चला गया स्मॉल I, बाकी यहाँ पे जाएगा, and that is I minus I. अच्छा, एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज का खासियत क्या होगा, याद है ना, वो हमने उल्टा पलटा करके समझाया था कि इधर का चार्ज और उधर का चार्ज बराबर होना चाहिए, इधर का चार्ज उधर का चार्ज बराबर होना चाहिए, डायगोनल. तो सेम विल हैपन फॉर करंट. ठीक है ना? तो क्या होगा, I माइनस I1 अगर इधर होगा तो इसमें भी I माइनस स्मॉल I अगर है तो यहाँ पे भी I माइनस स्मॉल I, और अगर यहाँ पे स्मॉल I है तो यहाँ पे भी स्मॉल I. अब बताओ I माइनस I आया और उसमें से I यहाँ पे चला गया, तो यानी बाकी नीचे आएगा, कितना आएगा, I माइनस 1. ठीक है? So the current that is going to come here is I minus 2. ये वाला, और ये तो है ही 1 ओम. अब मैं क्या करूंगा,
मैं लिखूंगा दो लूप इक्वेशंस, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। देखो एक अंदर वाला और एक बाहर वाला लिखना कंपलसरी इसलिए क्योंकि देखो अल्टीमेटली याद रखनी है जो v मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये सर्किट में गिवन नहीं, तो देखो आई कैन नॉट गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ v और इवन i आल्सो और इवन स्मॉल i आल्सो। ये सारा वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस किया है एंड आई कैन नॉट बी गिविंग द आंसर इन दोस टर्म्स, है ना। तो इसलिए उनको एलिमिनेट करने के लिए एक अंदर का लूप एक बाहर का लूप और फिर देखते हैं क्या होगा। तो मैं अंदर का लूप लेता हूं, अगर मैं यहां से चलता हूं तो क्या होगा, -1 into i minus i, ये वाला, ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो -1 into i minus 2i, ये करंट के ऑपोजिट है तो +2i इज इक्वल टू 0। ठीक है, चल तो ये आ गया, यानी -i प्लस स्मॉल i माइनस i प्लस 2i प्लस 2i इज इक्वल टू 0, यानी i इज इक्वल टू 2/5 कैपिटल I। ये एक रिलेशनशिप आ गया, ये स्मॉल i और कैपिटल I का रिलेशनशिप है। एक क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज ओके, अक्षित ने इसका आंसर निकाल दिया और एक क्वेश्चन भी आया हुआ है सर हमें ये क्यों नहीं लिया कि स्मॉल i से ऊपर करंट जाएगा। मैं एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर, हमें ये क्यों नहीं लिया, हमने ये क्यों नहीं लिया कि स्मॉल i से ऊपर करंट जाएगा। अच्छा अच्छा, मैंने स्मॉल i इसको लिया और स्मॉल i उसको क्यों नहीं लिया। देखो उसका तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, इज दैट देखो जब इक्वेशन बनाओगे तो ये बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हैं, अगर इसको स्मॉल i और इसको कैपिटल I माइनस स्मॉल i लेते तो 2 into कैपिटल I माइनस स्मॉल i आएगा, तो बड़े नंबर्स तो मैं अवॉइड कर रहा था। मैं चाह रहा था कि छोटे रेजिस्टेंस में स्मॉल i लिख दो और बड़े रेजिस्टेंस में i माइनस i लिख दो, सॉरी उल्टा बोल दिया, छोटे रेजिस्टेंस में i माइनस i लिख लो और बड़े रेजिस्टेंस में स्मॉल i लिख लो, तो थोड़े कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी होगा और कोई। अदरवाइज तुम बोलो नहीं मैं तो इसको स्वैप करके लिखूंगा, मोस्ट वेलकम। तो अगर इसको स्वैप करके लिखोगे थोड़ा सा इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, तो डायरेक्शन सब ध्यान रखना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज हार्डली अ मैटर। ठीक है ना। अच्छा अब हो गया बाहर का, तो बाहर का हो गया -2i, है ना, -1 into i minus i प्लस v इक्वल टू 0। अब स्मॉल i तो 2/5 है, तो यानी -4/5 और -3/5, यानी -7/5i प्लस v इज इक्वल टू 0, यानी v अपॉन i आ गया इक्वल टू 7/5। देखो v बाय i इज इक्वल टू आ गया 7/5, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट हो गया इक्वल टू 7/5 यानी 1.4। अच्छा ब्रिज में, सॉरी ठीक है देखो अगर मान लो तुम जंक्शन लॉ लगाते हो, देखो जंक्शन लॉ के हिसाब से लिखा है। अच्छा वो क्वेश्चन कुछ और था, अभी दोबारा क्वेश्चन है, एंड दैट इज ये जनरल ब्रिज नहीं है। अगर जनरल ब्रिज होता जैसे मान लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 7 ओम 11 ओम ऐसे कुछ होता तो कोई रेशियो नहीं, कुछ नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं। इन दैट केस पता क्या होगा, एक i माइनस i हुआ, एक स्मॉल i हुआ, एक i डैश लेना पड़ेगा, या इसको i डैश ले लो या तो इसको i डैश ले लो। अगर इसको i डैश लेते हो इन दैट केस i माइनस i आया, i डैश गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा i माइनस i डैश। और अगर यहाँ से i डैश आता है और यहाँ पे स्मॉल i है तो यहाँ पे i प्लस i डैश, ओके फिर आगे निकले। तो अगर मान लो जनरल ब्रिज होता तो शायद मुझे ऐसे करना पड़ता, यानी एक i डैश और वेरिएबल होता, इन दैट केस मुझे एक और लूप इक्वेशन लिखना पड़ता। पर देखो जनरल ब्रिज आने का चांस तो बहुत कम है ना, अनलेस इट्स अ कंप्रेहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। जनरल ब्रिज का मतलब होगा कि दो अंदर के लूप के इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, तीसरा बाहर का लिखना पड़ेगा, तीन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आर इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है ना। तो यू माइट से ऐसे क्वेश्चन क्या नहीं आ सकता है, आ सकता है, बट इन दैट केस कंप्रेहेंशन में आ सकता है। क्योंकि कंप्रेहेंशन में तो एक चीज और भी पूछा जा सकता है ना कि भाई इसका करंट बताओ, इसका करंट बताओ। तो अगर एक बार तुमने सॉल्व कर लिया, भले ही क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि तीन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, भले ही क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक झटके में रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। तो देयरफॉर
वहां हो सकता है कि थोड़ा ट्रेड ऑफ हो जाएगा टाइम के। बट अगर मान लो सिंगल क्वेश्चन आता है जनरल ब्रिज का, वो भी एससीक्यू सिंगल चॉइस क्वेश्चन, और उतना ही मार्क्स है बाकी कंपैरिजन में, इट विल टेक एटलीस्ट डबल ट्रिपल द टाइम, तो मे बी वैसे ऐसा आएगा नहीं, ठीक है ना। और अगर आएगा तो कंप्रेंशन में आ सकता है। जस्ट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, ये स्मॉल आई लिया, ये आई माइनस आई लिया, यहाँ पे मैंने आई जो लिया है ना, ये इसको देख के लिया, एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज के कारण। तो देखो अगर आई माइनस आई यहाँ पे आता, स्मॉल आई यहाँ चला जाता, तो बाकी यहाँ पे जाएगा जंक्शन, इसलिए अब नहीं तो फिर तुम्हें काम करो, इसको एक्स ले लो, तो यानी कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इज इक्वल टू एक्स प्लस स्मॉल आई, तो यही आएगा जो आएगा। और उसके लिए स्टेप बढ़ाना क्या, डायरेक्टली लिखिए। एक और क्वेरी आया हुआ है, दैट इज हमने ब्रिज का करंट कैसे डिसाइड किया। देखो ब्रिज का करंट जो मैंने डिसाइड किया वो हो सकता है गलत भी हो, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दैट मैंने कैसे किया इस केस में, वो सुन लो। यहां से मैंने बोला कि भाई करंट जा रहा है और मैंने एज्यूम किया, तो मेरा एजम्पशन गलत होगा, आई डोंट माइंड। तो एक्चुअली वो डिपेंड करेगा कि आई माइनस आई का वैल्यू, आई माइनस ट्वाइस आई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा एजम्पशन सही था या गलत। बट मैंने क्या किया, देखो इतना आया, उसमें से इतना तो चला जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे स्मॉल आई तो यहाँ पे स्मॉल आई होना मजबूरी है, बाकी यहाँ पे जा रहा है, मैंने ये माना। नाउ बट से नहीं, अगर मैंने नीचे से कैलकुलेट किया होता तो तुम अपने मर्जी से करते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते थे, मैं स्मॉल आई आया, आई माइनस आई गया, तो यानी 2 स्मॉल आई माइनस कैपिटल आई ऊपर जाता, तो हार्डली मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तुम्हारे अजम्पशन के ऊपर है। तो मैंने ऊपर वाले जंक्शन को यूज किया, तुम अगर बोलोगे नीचे वाला जंक्शन, तो हो सकता है तुम्हारा करंट ऊपर की तरफ जाएगा, बट होना अल्टीमेटली वही है, क्योंकि एक में आई माइनस ट्वाइस आई आ रहा है और ऊपर की तरफ करोगे तो ट्वाइस आई माइनस कैपिटल आई आ रहा है, हार्डली मैटर्स, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो एनीवे, तो फाइनली आंसर आ गया 7/5 आर इक्विवेलेंट। और अगर एक बार आर इक्विवेलेंट निकल जाए तो फी दिया होगा तो करंट भी आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है, आई कैपिटल है, वी कैन डू द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन एंड दैट इज एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं एक और मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा एंड दैट इज कॉल्ड एज symmetry method. सिमेट्री का कई बार फायदा होता है, अदरवाइज क्या होता है कई बार ना सीरीज पैरेलल मिल नहीं पाता, तो वहां पे अगर सिमेट्री मिलता है तो इन दैट केस उसका हम फायदा उठाते हैं। जैसे जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये सारे रेजिस्टर्स यहां से स्टार्ट होके आर 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 सारे रेजिस्टर्स, ठीक है, आर 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 इस तरीके से, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट देखो ऑलरेडी हेडिंग सिमेट्री मेथड है, तो ऑब्वियसली सिमेट्री का फायदा उठाएंगे। Dhyan has already given the answer and that is 14r/5. ठीक है, I'm just waiting for if there are more answers. चलो इसमें जो सिमेट्री वाला जो पार्ट है उसका फायदा क्या हो रहा है वो जरा समझा जाए, है ना। यहाँ पे मैं एक सिमेट्री लेने वाला हूँ, एक्चुअली यहाँ पे 2 सिमेट्री है, एक तो इस लाइन के अलोंग सिमेट्री है कि ऊपर और नीचे बराबर, और एक सिमेट्री इंटरेस्टिंग इस लाइन के अलोंग भी, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने वर्टिकल सिमेट्री लाइन ड्रॉ किया, इसके इस तरफ और इस तरफ प्रॉपर सिमेट्री है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नंबर। देखो तुम अगर रेसेस बदल दो 3R 7R 9R 29R 11R 4R 2R 3R, तो सिमेट्री ज्योमेट्रिकल तो फिर भी होगा। अगर बाहर से देखते हो तो तुमको तो लगेगा हाँ तार वैसे ही अरेंज, पर एक एक तार का रेजिस्टेंस तो कुछ भी डाल सकते हो, तो ऐसे को मैं सिमेट्रिकल नहीं मानूंगा। इट्स नॉट द ज्योमेट्री व्हिच इज द सिमेट्री पार्ट, इट इज द नंबर्स आल्सो। यहाँ पे नंबर्स जो है सिमेट्रिकल, सारे सिमेट्रिकल, इनमें सारे तो इक्वल है, तो सिमेट्रिकल तो होना ही। इससे क्या होगा ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो करंट जाएगा यहाँ पे भी वही करंट आएगा। इसका लॉजिक क्या है, देखो कि अगर मान लो ये जो सिस्टम ऑफ वायर्स मैंने बनाया, अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ तो करंट के अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इनिशियली ये भी मान लूं कि यहाँ पे आई और यहाँ पे आई डैश, तो स्वैप करके तो सेम सिस्टम आ रहा है, तो आई डैश और आई अलग तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसका और इसका बराबर होगा। नॉट ओनली दैट, इसका और इसका बराबर। अब ये वाला सिमेट्री लगाओ तो इसका जो होगा उसका भी ये होगा, तो ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा। इसका मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं इसको 3 एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये भी 3 एरो से। मान लो ये ऐसे और गोला लगा, तो ये भी ऐसे होगा। इससे एक मेजर चीज मिल रहा है, और वो ये है कि देखो ये जो करंट आया, देखो टिपिकली एक जंक्शन में क्या होता है, टिपिकली एक जंक्शन में ये होता है कि अगर मान लो 3-4 वायर्स है, टिपिकली एक जंक्शन में ये होता है कि जैसे मान लो 6 एम्पियर आया, 5 एम्पियर आया, 7 एम्पियर गया, 4 एम्पियर गया। टिपिकली ऐसे होता है कि कुछ आया और कुछ चला गया, जितना आया उतना ही गया, लेकिन थोड़ा बहुत हेरा फेरी होके टोटल बराबर है, 6 + 5 11, 4 + 7 11, ये चीज। बट अगर मान लो ऐसे केस में तुम बोलोगे नहीं मैं ना इस वायर को हटा देता हूँ यहाँ से। नाउ सपोज आई डू दिस, एम आई एंटाइटल्ड टू? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि 5 एम्पियर 4 एम्पियर नहीं बन सकता, 6 एम्पियर 7 एम्पियर नहीं बन सकता। यानी अगर तुमने वायर को हटाया वहां से, इन दैट केस क्या होगा, करंट का जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे एक सिचुएशन हो, सपोज कि जंक्शन तो है लेकिन पता चला ये 6 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, सपोज कुछ ऐसी बाई चांस में, ऐसे में अगर तुम इसको हटाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 6 था 6 चला गया, 5 था 5 आ गया। यानी अगर मान लो सेम करंट वाले वायर्स अगर जंक्शन में टच हो रहा है और एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग है, तो वो जो 2 सेट ऑफ वायर्स है उनको अगर तुम जोड़ के हटा देते हो जंक्शन से, then you will not be destroying or damaging, or you can say distorting the circuit. Now that's the precise thing that I am going to do. मैं एक काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसका करंट और इसका करंट बराबर है, तो हटा दो। इसका करंट बराबर है तो इसको हटा दो, बस। अब एक चीज और है कि ये 2R हो गया और ये R है, तो 2R/3 हो गया, 2R × R/2R प्लस, तो 2R/3, तो ये हो गया 2R/3, ये हो गया 2R/3, 2R/3 और R, तो क्या हो गया 8R/3 है ना, 2R/3 + 2R, तो 8R/3, यानी ये हो जाएगा 8R/3, ये सब मिला के 8R/3। तो इन दैट केस अगर ऊपर का 8R/3 तो ये भी 8R/3 होता है, यानी 2 8R/3 पैरेलल तो 4R/3, तो देखो इन दोनों को मिला के 4R/3 हो जाएगा और बीच में 2R, तो यानी पूरे का अगर जानना चाहते हो ये वाला, ये हो जाएगा 2R × 4R/3 बाय 2R + 4R/3। तो ऊपर 8R हो गया, R तो कैंसिल कर दूंगा, और नीचे हो गया 10R, यानी 4/5R। ठीक है, ये हो गया 4/5R, एक R इधर एक R इधर, तो R इक्विवेलेंट फाइनली हो गया 2R + 4R/5, यानी 14R/5। ठीक है, 14R/5, दैट्स इट। बिल्कुल उसके बाद करेक्शन भी आ गया। हाँ, सबका सही आंसर आ रहा है, धैर्य 14R/5, सक्षम ने भी 14R/5 दिए, अक्षित 10R/3, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, और अरिंदम तो एज यूजुअल, सॉरी अनिरुद्ध, मैं अनिरुद्ध और अरिंदम बार बार कंफ्यूज कर, एक और ऐसे स्टूडेंट है अरिंदम करके तो दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं,
वो भी बहुत खुराफाती है। ये देखो हमारे अरिंदम के खुराफाती आइडिया स्टार्ट हो गया। तो 14r/5 को तो 14r/5 लिखने में बहुत कष्ट होता है, तो उसने थोड़ा सा कम कष्ट किया है, उसको 2.8 और फिर कीबोर्ड को दबा दिया ऐसे करके। ऐसे में 0 आ जाता है या टक 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 करना पड़ता है? आई एम डाउटिंग which one of them is true. चलो ठीक है, तो यानी क्या होगा 2.800, अब पता नहीं कितने जीरोस कहां से लगा। बस अब ये बंद करो बेटा प्लीज। अक्षित सेज प्लीज एक्सप्लेन अगेन। तो लाइक देखो इसमें मेन चीज तो सिमेट्री। इस सिमेट्री के कारण क्या होगा, करंट यहाँ का और यहाँ का बराबर है, तो ये जंक्शन इतना खिंची पका हुआ जंक्शन है, इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 वायर है जंक्शन, तो उसको क्या सिंप्लीफाई करो, है ना। लेकिन सिमेट्री के कारण सिंप्लीफाई होगी, इसका करंट बराबर है तो मैंने जंक्शन से हटा लिया, इसका करंट बराबर है तो जंक्शन से हटा लिया, यानी जंक्शन से हट गया। इससे फायदा क्या हुआ, जंक्शन के कारण दिक्कत क्या है कि सारे नेटवर्क के अंदर फंस रहा। और एक चीज बता देता हूं मैं, अगर कल को क्वेश्चन हो जाए, हमसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछा जा सकता है, वो अलग बात, बट एक क्वेश्चन तो एग्जिस्ट कर ही सकता है ना, 1 ओम 3 ओम 2 ओम 7 ओम 5 ओम 4 ओम, इस तरीके से। इन दैट केस पता है कितने क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंदर के लूप के और एक बाहर का, टोटल 7 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, यानी 6 या 7 वेरिएबल्स होंगे, उनको सिंप्लीफाई करके तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर मान लो तुम रैंडम रेजिस्टर्स लगा दो तो, बट देन ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, सिमेट्री का एक आध और एग्जांपल दे देता हूं। अब बता देना अक्षित अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा अभी भी, या अगर कुछ और दिक्कत है तो मेन सिमेट्री ये हट गया, उसके बाद तो सिंप्लीफाई मैंने लिखे रखा है, एक बार जरा उसी को देख, है ना। आई थिंक इतना तो कर ही सकते, ठीक है। सिमेट्री पे और भी है, जैसे सपोज मैं पूछता हूं, एक ना ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे है, ये तो आज के दिन में एक कन्वेंशन में सिखा देता हूं, इज दैट ओल्ड कन्वेंशन में क्या होता है, कई बार ना वायर्स ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को पार करके जाता है जबकि टच नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन अगर एक जंबल ऑफ वायर्स को तुम अगर फ्रंट व्यू से देख के अगर उसका फोटो खींचोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टचिंग वायर्स है और कौन सा ऊपर से जा रहा है, क्योंकि फोटो में तो सब 2D में आ जाता है, टचिंग नहीं टचिंग तो 3D चीज है। तो पुराना कन्वेंशन ये था कि अगर दो वायर्स इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इन दैट केस ऐसे कर, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो ऐसे। ये पुराना कन्वेंशन है, अब ये कन्वेंशन नहीं माना जाता, अब ये कन्वेंशन नहीं है, ये हो गया ओल्ड कन्वेंशन। इनफैक्ट जब हम लोग छोटे थे और अगर वायर्स को दिखाना है कि टच नहीं कर रहा है बट एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, तो हम लोग भी यही डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया नॉन टचिंग वायर्स, ये हो गया टचिंग वायर्स। ये पुराना कन्वेंशन है, आज के दिन में ऐसे नहीं है। आज के दिन में कन्वेंशन है इस तरीके का, अगर टचिंग नहीं है ना, टचिंग नहीं है तो ऐसे, और अगर टचिंग है तो ऐसे, ये कन्वेंशन, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये जो वायर है ना, ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पता है क्या, ये बेस ऑफ द ट्राइंगल है, ये बेस ऑफ द ट्राइंगल, फिर एक ऊपर पॉइंट है, उससे 1 2 3 ऐसे 3 वायर ज्वाइन किया गया ऊपर वाले पॉइंट के ऐसे, और फिर ये सारे आर आर, ये आर आर, फिर किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस मैंने ऐसे सैंपल 2 पॉइंट बनाया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बड़ा सिमेट्रिकल फिगर है। कोई सा भी 2 पॉइंट के अक्रॉस निकालोगे तो रेजिस्टेंस सेम है। क्वेश्चन इज इसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा। ये तो और आसान क्वेश्चन है, ये तो और जल्दी हो जाएगा। पिछले में तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फिर भी था। सर हाँ बोलो बेटे। सर पिछले क्वेश्चन में एक बार दोबारा से बताना कि वो इक्वल करंट पास कैसे होगा। अच्छा, वो ना सिमेट्री से हो रहा है। देखो अगर तुम यहाँ पे एक लाइन बनाते हो तो देखो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, लेफ्ट और राइट, है ना। तो यानी इस सर्किट को ऐसे अगर बनाऊंगा तो भी सेम होगा, और अगर ऐसे खोल के दोबारा वैसे रखता हूं तो भी सेम आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का करंट और यहाँ का करंट अगर तुम अलग ले भी लेते हो, लेट्स से एक सेकंड, तो आई और आई डैश, तो जब तुम इसको स्वैप करके तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो आई डैश और आई को बराबर होना पड़ेगा, है ना। ये चीज है।
तो यानी सर्किट को घुमा के अगर बनाते हो और अगर वही सर्किट दोबारा रिपीट होता है तो इन दैट केस करंट्स भी रिपीट होने चाहिए, यानी इसका करंट और इसका करंट सेम होना चाहिए। और वो जो रिपीट वाला चीज है वो तो इसके और इसके लिए भी वैलिड है, इन दोनों का भी सेम होना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे 5 एम्पेयर, यहाँ पे 5 एम्पेयर, तो फिर यही 5 समझ लो वहां चला गया। जंक्शन पे रखोगे, क्वेश्चन में जंक्शन में रखा गया, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जंक्शन पे रख के अगर सॉल्व करोगे इन दैट केस तो तुमको बहुत बड़ा मेथड यूज करना पड़ेगा, पूरा किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा होता है। जैसे हमने एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज और जनरल ब्रिज के बारे में डिस्कस किया कि बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें भी उतना ही लंबा होगा बल्कि ज्यादा लंबा होगा क्योंकि इसमें तो और ज्यादा लूप्स। लेकिन अगर मान लो मैं इसको डिटैच करता हूं और अगर डिटैचेबल है तो हमारा सर्किट आसान हो जाता है। तो मैं इसलिए मैंने डिटैच कर दिया क्योंकि इसका करंट और इसका करंट बराबर वही सिमेट्री के वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो सिमेट्री इज द मेन गाइडिंग फोर्स। ये सिमेट्री करंट, ये करंट बराबर आ गया और इस वजह से ये करंट इसमें सीधा चला गया, तो फिर जंक्शन पे रखो ना रखो बराबर आ गया। वही चीज मैं जो कह रहा था कि अगर 6 5 यहाँ पे है और जा भी रहा है 6 और 5 ही, तो 6 वाले को 6 के साथ सीधा ही जोड़ दो, 5 वाले को 5 से जोड़ दो, इन दैट केस क्या होगा ना, जंक्शन वाला मामला खत्म हो। इससे क्या होना, सीरीज पैरेलल निकला है तो हमने सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर लिया। अगर जंक्शन पे अटका के रखोगे इन दैट केस सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, फिर तो तुमको लंबा मेथड से करना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और कोई सवाल है कोई देख लीजिए। इन द मीनवाइल इसका आंसर आ चुका है कईयों का, रोहन ने आंसर दे दिया r/2 और अक्षित ने भी r/2 दिया है। धैर्य ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, पता नहीं ये सत्यम के लिए कोई कमेंट है, हो सकता है सत्यम ने कुछ पीछे कुछ बताया होगा। एक तो इधर उधर के कमेंट मत करो, फिर ना क्वेश्चन सब ऊपर चला जाता है, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है, फिर वो जाके देखना पड़ता है, ऐसे क्या होता है ना, दूर से नजर आ जाता है। ओके, इसमें क्या है ना कि सिमेट्री कैसा है देखो, इस बार सिमेट्री में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये सिमेट्री प्लेन है। आई डोंट नो वेदर ये सिमेट्री प्लेन पहचान पा रहे हो नहीं पा रहे हो फिगर से, बस तो आइडिया तो होगा ही। एकदम बीच में से काटा है ना, ये तरीका हो भाई। तो अगर ये सिमेट्री प्लेन फॉलो करते हो तो क्या होता है, इधर का करंट और इधर का करंट बराबर आए, यानी ये करंट और ये करंट बराबर आएगा। सिमिलरली ये वाला भी ऐसे ही होगा, तो ये करंट और ये करंट भी बराबर आएगा। ये सब सिमेट्री से हो रहा है कि अगर मैं इनको स्वैप करता हूं तो देखो सेम ही आएगा। तो देयरफॉर अगर इसका करंट यहीं से चला गया तो फिर इस वायर का जरूरत क्या है, इस वायर में कोई करंट ही नहीं जाएगा, है ना। इसलिए क्या होगा, इस वायर को तुम हटा सकते हो, तो दिस वायर कैन बी नाउ रिमूव। तो मैं इस पीछे के वायर को हटा ही देता हूं, फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा इस तरीके से। फिर पता क्या हुआ, ये R और R 2R हुआ, बीच वाला R हो गया और नीचे वाला भी 2R हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो 2R और 2R मिलके R और R और R मिलके R/2, so therefore the answer will be equal to R/2। एक्चुअली ये जो मैंने किया ये हो सकता है कि उतना कन्विंसिंग नहीं लगा होगा कईयों को, ठीक है ना, हो सकता है उतना कन्विंसिंग नहीं लगा होगा कईयों को, तो मैं थोड़ा सा इसका एक रिफॉर्म डायग्राम बनाना चाहूंगा। और वो रिफॉर्म डायग्राम इस तरीके से कि अगर मान लो इस चीज को, ये पिरामिड है, इस पिरामिड को अगर मान लो तो थोड़ा सा सामने से देखो, यहां से इस एंगल से अगर देखो, तो इन दैट केस पता है क्या, मैं थोड़ा अल्फाबेट का नाम दे देता हूँ। ये ए है मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया और मान लो ये डी हो गया। इन दैट केस अगर तुम यहां से देखते हो, लेट्स इस जगह से, तो इन दैट केस पता है क्या होगा, इसका डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है, ए बी फिर ए डी और डी बी और सी वाले पॉइंट को यहां रख लो, ये वाला, तो ए सी सी बी, ए सी सी बी और एक हो गया सी डी। तो कितने वायर्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे उसका बिल्कुल कार्बन कॉपी। अब देखो कैसे सिमेट्री का फायदा उठाया जा सकता है इस दैट, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं तो देखो क्या होगा, इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ सिमेट्री होगी। तो देयरफॉर
इसका करंट इसके करंट से बराबर होगा और इसका करंट इसके करंट से बराबर। That's it. तो उससे फायदा क्या हो गया? फायदा हो गया कि अगर इसका करंट यहां से यहां चला गया तब तो इस वायर में कुछ करंट ही नहीं है, यानी क्या हो गया? ये हटाया जा सकता। That's it. अगर ये हटा दो तो इन दैट केस क्या होगा? इसका करंट इधर आ गया, इसका करंट इधर आ गया और सब कुछ फिट हो गया। तो मैंने हटाया क्या? देखो जरा, CD हटा। आई थिंक इस फिगर से ज्यादा कन्विंसिंग लगता, तो मैंने CD हटा। तो मैंने पहले भी CD ही हटाया, बट थोड़ा अलग तरीके से हटाया था। तो ये CD हट गया, ठीक है ना, यानी इस वायर का जरूरत ही नहीं है, CD हट गया, बस अब ये रहे। ठीक है, देख लो अच्छे से। मैं एक और सिमेट्रिकल देना चाहता हूँ, चलो इसको भी तुरंत मिटाता नहीं। और वो है क्यूब के ऊपर। हो सकता है कि क्यूब के ऊपर पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए होंगे, क्लास 10th में भी हो सकता है किए होंगे, आई डोंट नो। तो मैं पहले तो दे रहा हूँ क्यूब के, ठीक है। ये क्यूब है, ये एंट्री पॉइंट है, मान लो A और ये B है और सारे रेजिस्टेंस R ईच है ना। तो इन दैट केस अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इन दैट केस इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है। सारे रेजिस्टेंस R है, and I have to find out the equivalent resistance. प्रीवियस वाला, तो एक्चुअली ना प्रीवियस वाले का मैं डायग्राम बनाऊं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम मैंने एक्चुअली ऐसे बनाया था, ये पिछले वाले, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, तो ये मैंने C लिया, ये D। तो इन दोनों के अक्रॉस तो सिमेट्री के कारण क्या है, इसका करंट और इसका करंट सेम आ, ठीक है ना। देख लो श्रेया, तो इसका करंट और इसका करंट सेम है, तो देयरफॉर ये करंट डायरेक्टली चला गया, तो फिर इस वायर का जरूरत ही क्या पड़ा, क्योंकि इस जंक्शन में 3 वायर्स है। अगर मान लो 10 एम्पीयर करंट चला जाए तो फिर इसके थ्रू तो कुछ भी नहीं गया, इसका मतलब है या नहीं। तो ये सिमेट्री का फायदा उठाया, तो वो सिमेट्री इस फिगर से जज करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। मैं फिर भी ड्रॉ एक बार और कर देता हूँ, ठीक है ना, एक बार और कर देता हूँ, बट ये उतना कन्विंसिंग नहीं लगता इसका सिमेट्री का डायग्राम। ये कट के बीच में तो इधर का और इधर का बराबर आता है, तो ये करंट और ये करंट सेम आता है, तो ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम आता है, तो ये वाला वायर का जरूरत नहीं है, तो मैंने डीसी का वायर। फिर क्या हो गया, 2R और R तीन पैरेलल में, ये तीनों A और B पॉइंट के अक्रॉस जुड़ा हुआ है। उसी का एक इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। तो पहले मैंने ओरिजिनल डायग्राम बनाया था, फिर मैंने बोला कि देखो सिमेट्री की वजह से डीसी वाला वायर हटा दो तो बाकी आता है, ठीक है ना। ओके, ये क्या हो रहा है भाई, 333 ये सब कौन है, सेम ही बनता। हाँ बेटा अनिरुद्ध, दिस इज नॉट फेयर। इतना चाइल्डिश क्यों बन जाते हो कभी कभी। अब ये 33 लिख के तुमको क्या मजा आ रहा है बताओ। तो एक काम करो, अपने कॉपी में 333 लिखो और उसका एक फोटो जो है ना हमारे फेमस सुपर 30 ग्रुप में डाल दो। तो बाकी सबको एक्सरसाइज दे दो कि कितना 3 मैंने लिखा है, काउंट करके भेज, और एक अवार्ड साथ में बता देना कि इतना रुपीस मिलेंगे, तो शायद लोग करेंगे भी। पर यहाँ पे मत करो ऐसा प्लीज, दिस इज नॉट गुड।
हाँ मैं समझ गया। ध्रुव ने एकदम सही बात बोला है, ये सिर्फ आपके क्लास में ऐसे करता है, ये पनिशमेंट नहीं मिलता है ना। अच्छा क्योंकि यहीं पे चैट इनेबल्ड है, अच्छा ऐसे भी है क्या? बाकी में चैट ही डिसेबल्ड रहता है क्या? तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछते हो, सिर्फ प्राइवेट में? मैं एक्चुअली ना क्वेश्चंस मतलब मैं चैट इनेबल रखता हूँ दूसरे वजह से, कि कई बार क्या होता है ना, एक दूसरे के क्वेश्चन से ना इंसान को सोचने का मौका मिलता है। वो अलग बात है, कई लोग मेरे से प्राइवेट में भी क्वेश्चन पूछ रहे, देखा होगा कई बार मैं आंसर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, तुमको भी लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, हमने तो देखा ही नहीं ग्रुप। तो मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे क्वेश्चन से भी थोड़ा सा सोचना शुरू करो, इसलिए मैंने सब कुछ इनेबल करके रखा। ठीक है ना? चलो चलो। हाँ बाकियों में आई थिंक शायद शायद डायरेक्टली सिर्फ होस्ट को ही मैसेज कर सकता है, ऐसे होता हो। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू बिफोर ओनली दैट मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा। और हम ठीक है, थोड़ा सा अरिंदा बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता है, और उसके चुंगल में आके एक दो जने बीच बीच में थोड़ा खुराफाती कर देता है। बाकी तो ठीक है, यू आर ऑल यंग पीपल, आई मीन ऐसे थोड़ी कोई जेल में बांध के रखना है मुझे, आई एम नॉट एट ऑल ऑफ दैट टाइप। इसलिए मैंने कोई वो नहीं रखा है। कई बार हम लोग के टीचर्स मीटिंग होता है तो उसमें कुछ बैचेस में तो गड़बड़ भी हुआ है, कुछ बैचेस में शायद किसी ने अपने फ्रेंड्स किसी और स्कूल को आईडी पासवर्ड दे दिया होगा। अब कई बार क्या होता है ना, एक एक जने को तो एडमिट करते नहीं, एडमिट ऑल प्रेस कर दिया तो वो भी आ गए, तो कोई दूसरे स्कूल का आ गए, फिर उन्होंने कुछ शेयरिंग को लेके कुछ ऐसे लिख दिया, कुछ कुछ हुआ है मतलब कई क्लासरूम। तो इसलिए हमारे टीचर्स मीटिंग में बोलते हैं कि आप लोग सब ब्लॉक कर दिया करो ना, बट एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ। क्योंकि ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। अब थोड़ा बहुत ये थोड़ा अरिंदम अभी भी बचपना करता रहता, अब क्या करें। यू कांट चेंज एनीबॉडी ओवरनाइट अभी। बट एक्चुअली मैं ब्लॉक इसलिए भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस पूछो और उन क्वेश्चंस के बारे में सब लोग सोचो। अब मेरे दिमाग में अगर कोई मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थॉट है उसके पीछे, है ना? चाहे कोई भी हो, मे बी रिलेवेंट हो, इरेलीवेंट हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो। अगर वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो इन दैट केस क्या होता है, बाकियों को भी नजर आए तो वो भी सोचते हैं अच्छा इसका आंसर क्या होगा। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वो भी सोचे, है ना? तो मैं इसलिए हमेशा ओपन रखना चाहता हूँ, पढ़े नहीं उसका मिस मत करो। चलो एनीवे कैरी ऑन। तो इसका आंसर कैसे होगा ना, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर किसने दिया हुआ है, अब चक्कर ये है ना, वो आंसर दिया भी होगा तो प्राइवेट चैट जो आपस में, वो तो इसलिए अलाउ नहीं कर रहे कि नहीं तो फिर पता चला कुछ और ही चल रहा है। ठीक है ना, मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हाँ तो जो मैं कह रहा था इज दैट, यहाँ पे अगर मैं एक सेल जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, इन दैट केस को ये करंट आएगा। नाउ दिस इज अ हाईली सिमेट्रिकल फिगर। अगर इस फिगर के हिसाब से चलोगे तो वैसे एक डायगोनल सिमेट्री है। इन दैट केस पता क्या, अगर यहाँ पे करंट आई आता है तो देखना यहाँ पे I/3, यहाँ पे भी I/3, और यहाँ पे भी I/3 करंट है। करंट इक्वली डिवाइड होगा। नॉट ओनली दैट, देयर इज सिमेट्री इवन एट दिस पॉइंट आल्सो, कि यहाँ पे अगर जाता है तो देखो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता बड़ा इक्विवेलेंट है, यानी इसके बाद भी देखना करंट बिल्कुल इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा, I/6 I/6 इस तरीके से। सिमिलरली उल्टे तरफ मतलब यहाँ पे आई करंट निकलेगा, क्योंकि अगर आई आया तो आई गया, तो देखना I/3 आएगा। सिमेट्री की वजह से बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। मान लो तुम कह दोगे कि नहीं ये 1 ओम 2 ओम 7 ओम 5 ओम 8 ओम 9 ओम कुछ इस तरीके से, तब तो कुछ नहीं पता, तब तो बड़े बड़े किरचॉफ लॉ इक्वेशन लिखना पड़ेगा, I1 I2 I3 I4 पता नहीं कहां तक जाएगा, और उस तरीके से फिर तो लंबा क्वेश्चन होगा, ऐसे कुछ ना आएगा। अब इसके फायदे क्या हुआ, देखो कि मैं काम करता हूँ, मैं बाहर ऐसे घूम लेता हूँ, ऐसे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, बाहर से हो जाएगा। इसको V वोल्ट का बैटरी ले लेता हूँ। इन दैट केस क्या होगा, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मान लो, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से आ रहा हूँ -I/3 इंटू आर, फिर -I/6 इंटू आर, फिर -I प्लस V इज इक्वल टू 0, यानी V इज इक्वल टू IR कॉमन लो तो क्या आ जाएगा 1/3 1/3 1/6 5/6, तो यानी
3/I हो गया इक्वल टू 5/6। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से भी सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि उससे ना एक एक्सपोजर ऐसे मिलेगा कि उसको तुम और भी जगह यूज कर सकते हो। जैसे इस केस में क्या है कि ये पॉइंट कॉमन है, और क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मैं काम करता हूँ कुछ अल्फाबेटिक वो कर देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। तो मान लो ये ए पॉइंट तो है ही है ना, ये बी, अच्छा बी तो इधर है, बी छोड़ दो, तो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। तो देखो यहाँ पे क्योंकि करंट 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 सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। अगर एक कॉमन पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो यानी सी, ई और एफ एक ही पॉइंट माना जा सकता है। तो मैं इनको पकड़ के पिचका सकता हूँ, तो इन तीनों पॉइंट के पकड़ के पिचका दो। सिमिलरली एच, डी और जी पिचका सकते हो, क्यों? ये भी देखो I/3R, ये भी I/3R, ये भी I/3R, तो एच, जी और डी पॉइंट पकड़ के चिपका दो। क्यों? ये सेम पॉइंट पोटेंशियल के पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है। यानी मैं काम करता हूं, मैं इसका एक रीड्रॉ करके डायग्राम बनाऊंगा जिसमें ये ए पॉइंट हो गया और सी, ई और एफ कॉमन है, सी, ई, एफ कॉमन है। उधर ये बी पॉइंट है, उधर बी पॉइंट है, तो डी, जी, एच कॉमन है। अब फायदा पता है क्या हुआ? अब देखो देखो जरा ध्यान से, ए एफ, ए ई, ए सी, ये देखो ए एफ, ए ई, ए सी, मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ए एफ, ए ई, ए सी, ये दो, ठीक है। फिर उधर से देखो, बी डी, बी जी, बी एच, बी डी, बी जी, बी एच, ठीक है। अब एक एक करके निकालते जाओ, एफ जी, एफ एच, एफ जी, एफ एच, ठीक है। फिर आ जाओ जी सी, नहीं सी से लो, सी डी, सी जी, सी डी, सी जी, सी डी, सी जी, देख रहे हो। फिर क्या बच गया? ई वाला, ई एच, ई डी, ये देखो ई डी और ई एच, तो ई डी और ई एच, ई। अब ये तीन पैरेलल में, दे R/3, ये 6 पैरेलल में, दे R/6, ये तीन पैरेलल में R/3, तो क्या होगा? R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 इज इक्वल टू 5R/6। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये ज्यादा रोबस्ट मेथड है। भाई मेरे से ऐसे क्यों, पिछले वाले में क्या कमी है? मैं पिछले वाले में कोई कमी थोड़ी कर रहा हूं, मैं इतना ही कर रहा हूं कि ये ज्यादा रोबस्ट इसलिए है क्योंकि इस केस में पता क्या हुआ, आई करंट आया तो 1/3 हुआ। ये तो इसके हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री के कारण। कई बार क्वेश्चंस उतना भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो ऐसे में देखना उसके जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है वो हमें पहले से पता नहीं रहेगा, पहले से नहीं पता होगा, बाद में तो खैर पता चल जाता है, बट पहले से नहीं पता होगा, मतलब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं पता होगा। तो देयरफॉर ऐसे डायग्राम, ये जो मैंने बनाया ना जिसमें किरचॉफ लॉ फटाफट लगा के आंसर निकाल लिया, वो हर जगह में अप्लाई नहीं करता। इनफैक्ट मैं इसलिए चाहूंगा इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इसी क्यूब को मैं दोबारा दे रहा हूं लेकिन थोड़ा सा चेंज, तो मैं क्यूब को दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। इस बार मैं ए और बी ये ले लो, ये कर लो। ये वाला मेथड एक्चुअली देखो, ये मेथड में की क्या था वो समझो। The key to this method was to find out which points are at same potential in a circuit. वो उनको मैं जोड़ सकता हूँ। तो सेम पोटेंशियल बोलते क्या होगा? सी, ई और एफ सेम पोटेंशियल आ गए, क्यों? 1/3 है, तो रेजिस्टेंस सेम है, तो I/3R, I/3R, I/3R। अब बताओ अगर एक कॉमन पॉइंट से किसी तीन पॉइंट्स के पोटेंशियल 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट घटता है, तो यानी वो तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे।
है या नहीं? सेम करते हैं सी ई और एफ, तो देखो सी ई और एफ, तो इसलिए तीनों जो है इकट्ठे पिचका दिया, तो यही मैंने किया। फिर उधर से भी यही किया, और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली पूरे में उस चीज का फायदा होगा। अब यही अप्रोच जो I/3 वाला अप्रोच है वो इसमें फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे आई करंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो सिमेट्री के कारण सेम करंट जाएगा, लेकिन इसका मुझे नहीं पता, इस बार इसलिए I/3 वगैरह इस बार नहीं लिख पाएंगे। तो मैं से क्या चीज मतलब करंट नहीं पता चलेगा, पर वो बाद में पता चलेगा। शुरू में पता चल गया इसलिए उसको यूज करके सर्किट सॉल्व वो नहीं, सर्किट सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके इंफॉर्मेशन से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं। बट हाँ, क्योंकि सिमेट्री है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एसिमेट्रिकल फिगर है, तो देयरफॉर उसका फायदा तो उठाएंगे। जैसे इस बार सिमेट्री क्या है, ये वाला सिमेट्री, ध्यान से इस बार ये सिमेट्री, तो दिस टाइम द सिमेट्रिक प्लेन इज एक्चुअली दिस टाइम दिस इज द सिमेट्रिक प्लेन, है ना? अब उसका फायदा उठाओ एंड देन गेट द आंसर। हाँ जय, यू आर राइट कि पिछले केस में क्योंकि करंट पता चला सेम है, इसलिए ये पॉइंट पता चल गया सेम पोटेंशियल, इसलिए ज्वाइन करने में सहूलियत हो। बिल्कुल सही बात, मैं समझ गया व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग में। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट तभी देखो ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो, तभी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, तभी ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो। लेकिन ये देखना दो मेथड से सॉल्व नहीं हो पाए, इसमें हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, इसमें हमें वो सिमेट्री वाला ही का फायदा उठाना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ प्रणय, यू आर राइट, यू आर एक्चुअली आल्सो सेइंग द सेम थिंग एज जय, इज दैट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता चला तभी तो सेम पोटेंशियल है पता चला। बिल्कुल सही बात। इस बार तो किसी भी तरीके से आर्ग्यू करो सब सही है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही सिमेट्रिकल, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे फेल हो जाए। जैसे अगर मैं पूछूंगा इसका 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 करंट का रेशियो बताओ, तो अभी तुम नहीं बता पाओ, ठीक है ना? लेकिन इतना जरूर बता पाऊंगा कि इसका करंट और इसका करंट सेम होगा, क्योंकि ये स्वैपेबल है, सिमेट्रिकल है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना स्वैपेबल। तो देयरफॉर करंट कितना है, I/4 है, I/2 है, मतलब I/2 तो नहीं होगा, खैर I/3 है, I/5 है, या कोई 2I समथिंग है, ये नहीं पता, वो नहीं पता चला। लेकिन सेम होगा इतना पता चल गया, तो ये और ये सेम होगा इतना पता चल गया। उससे क्या होगा देखो, अगर ये A पॉइंट मानो, ये B पॉइंट मानो, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, नाम दे देता हूँ। तो C हो गया, D हो गया, ये E कर लो, ये F कर लो, ये G कर लो, ये H कर लो, ठीक है ना? तो देखो C और D सेम पोटेंशियल पे हो, और सिर्फ वही नहीं, H वाला H से E का करंट और H से F का करंट भी सेम होगा, फिर वही सिमेट्री है, यानी E और F भी सेम पोटेंशियल पे होगा। यानी अब मैं सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, एक C और D और एक E को डबल गोला लगा रहा हूं, तो F को भी डबल गोला लगा रहा हूं। तो E और F सेम पोटेंशियल पे अलग से, और C और D सेम पोटेंशियल पे अलग से, जबकि करंट का रेशियो मुझे नहीं पता, ध्यान रखना है। See what I was trying to say was that कि इसमें जैसे 1/3 करंट है, वो यहाँ पे नहीं पता चलेगा, पर कौन से दो इक्वल करंट है वो तो पता चल गया, उसी से जो है हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स निकाल पाएंगे। तुम बोलो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो नहीं पता। अगर बोलोगे इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इन टर्म्स ऑफ आई, वो नहीं पता। जब किसका पता, I/3 उसका नहीं पता, लेकिन सेम पोटेंशियल ही पता चल गया, इसकी ज्वाइन होता है। तो नाउ लेट्स ज्वाइन फाइनली, वी हैड सफिशिएंट डिस्कशन। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इन दैट केस फिगर क्या बन जाएगा? एक आध आंसर ऑलरेडी आ गया है, तन्मय ने आंसर दिया है 3R/4। अभी देखता हूं, तो A पॉइंट कॉमन ले लो, उधर C और D आ गया, तो ये C, D और इधर D, ठीक है ना? तो AC AD, तो AC AD है ना, ये A पॉइंट है, तो ये AC AD, ये AH है, तो AH, ठीक है? फिर HE HF, एक्चुअली जो होता जा रहा है लिखता जा रहा है, सो दैट जो छूटेगा वो लास्ट में ड्रॉप कर। फिर CBDB, ये देखो CBDB, ये हो गया। फिर BG हो गया। फिर EGFG,
तो ये तो ई और एफ है, तो ईजी और एफ जी हो गया। फिर है डीएफ और सीई, सीई और डीएफ, सीई और, ठीक है ना। अब देखो पता चल गया कि ये जो है कुछ भी नहीं है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों? क्योंकि ये r/2 हो जाएगा, ये r/2, ये भी r/2, ये भी r/2 और ये r है, तो ये r/2 हो गया, ये r/2 है, ये r/2 है, ये भी r/2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3r/2 और ये हो जाएगा 3r/2। यानी इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं मैं, तो ये ए पॉइंट हो गया, r/2 r/2 3r/2 3r/2, और इन दोनों का भी r/2 ही आता है वैसे तो, वो अलग बात है, इसका कोई फायदा नहीं है, जरूरत। अब देखो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, जिसके वजह से क्या हो गया, r/2 तो यानी r हो गया, ये तो गायब हो जाएगा, ये तो हटा दूं, तो r/2 3r/2 3r/2, यानी इसको अगर फर्दर इक्विवेलेंट करोगे तो ये हो जाएगा r और 3r, तो यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 3r/2। तो यानी देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न हमें नहीं पता, अभी भी नहीं पता इनफैक्ट, अब पता चलेगा क्योंकि ये 3r/4 हो गया, तो अब तुम जो है इसका ये r/2 और ये 3r/2, तो यानी 3:1। तो अगर I यहां से अगर I करंट आता है, यहां से अगर I करंट आता है तो ऊपर जाएगा 3I/4 और नीचे आएगा I/4, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे I/4 होगा और इन दोनों को मिला के 3I/4 है, तो 3I/8, यानी फाइनली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 3I/8, ये हो गया I/4, और यहाँ वाला करंट भी हो जाएगा, इसका भी होगा 3I/8, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्लर्ड आ रहा है मेरे इसमें। चलो ठीक है, तो 3r/4 बिल्कुल सही बात है, तन्मय ने सही आंसर दिया, 3r/4 विल बी इन दिस केस द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब क्योंकि सिमेट्री का थोड़ा बहुत तो वो बन ही चुका होगा आइडिया दिमाग में, तो एक काम करता हूं, मैं इसका फाइनल क्वेश्चन भी देंगे देता हूं। वो भी क्यूब का ही है, इसलिए बस मैं फटाफट एक क्यूब बना देता हूं। ये लो। अब क्लियर हो गया मेरे सिस्टम, कभी क्लियर होता कभी नहीं होता। तो ये ए और बी है, इस बार क्यू वही है। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ, इसमें भी देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं बन पाएगा, पर कौन सा इक्वल होगा एंड ऑल दोस थिंग्स वो निकल जाएगा, और उसके हेल्प से जो है क्वेश्चन सॉल्व। आई होप ये ओके हो गया 3r/4, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाने वाला हूं, चलो अभी किसी ने तो और कुछ पूछा नहीं है तो मैं मिटा ही देता हूं। अच्छा प्रणय, अभी इज इट ओके नाउ? तुमने भी यही पूछा था वैसे तो, उसके पहले भी आई थिंक पूछा कि करंट ही अगर पता ना हो तो फिर क्या बोलते हैं पोटेंशियल वाला वो यूज कैसे करेंगे पोटेंशियल। हाँ जय गोयल, दोनों के सेम क्वेश्चन था। तो सेकंड वाले में देख लिया हो कि करंट हमें पहले नहीं पता,
वो तो लास्ट में पता चला, है ना। लेकिन सिमेट्री से ये पता चल गया कि कौन से दोनों में इक्वल करंट, बस उसी का फायदा उठाया। और वही चीज यहाँ पे भी होगा, इस पे भी देखना शुरू में करंट इतना जल्दी से नहीं पता चलेगा, लेकिन एंड में पता चलेगा। लेकिन सिमेट्री के कारण कौन से इक्वल होंगे वो पता चल जाएगा, इसलिए ज्वाइनिंग वाइनिंग आराम से करके क्वेश्चन सॉल्व। नहीं अभिषेक, ये एंटी विस्टोन ब्रिज तो होगा ही नहीं ना, ये तो विस्टोन ब्रिज था, ये तो विस्टोन ब्रिज था ना, क्योंकि ये r/2 था, ये r/2 था, ये 3r/2 था और ये 3r/2, ये बीच वाला तो ऐसे ही r/2, ये विस्टोन ब्रिज है। विस्टोन ब्रिज को एंटी विस्टोन ब्रिज मत बना। अच्छा केस 1 के इक्विवेलेंट, केस 1 का ये नहीं, केस 1 तो टोटली अलग था बेटा, है ना, केस 1 तो टोटली अलग था ना, केस 1 तो वाज लाइक I/3 I/3 है ना, तो इसलिए दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन है। मेथड सेम है, सिमेट्री मेथड, बट एज ए क्वेश्चन ये वाला अलग है और पहला वाला अलग था, और ये भी टोटली अलग, ठीक है ना, ये भी देखना टोटली अलग। तो इसका तो ये वाला डायग्राम था, तो इसमें तो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इस पे एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज मत ढूंढो, है ना। ओके, अब देखो ये वाला, तो इसमें भी सिमेट्री है, लेकिन सिमेट्री कैसे है ना, तो सिमेट्री प्लेन में इसमें भी बनाऊंगा, तो सिमेट्री प्लेन इसमें बनेगा ये वाला, यानी इस प्लेन के दोनों तरफ से मैं ऐसे चिपका सकता हूँ इसको, ऐसे, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को पकड़ के, इन दोनों पॉइंट को पकड़ के ऐसे पिचका सकता हूँ ऐसे। तो उससे क्या होगा देखो, मैं इसका बना देता हूँ, अच्छा नहीं पहले अल्फाबेटिक कर देता हूँ, ABCDE ठीक है ना। तो अगर देखते हो तो मैं ऊपर से नीचे बना रहा हूँ, ये AB हो गया। इस बार देखो सिमेट्री के कारण क्या होगा, सिमेट्री के कारण क्या होगा, इसके और इसके करंट सेम जाएगा, इसके और इसके, और ऐसे, यानी अब क्या होगा देखो, C और E, तो यानी ये C और E हो, तो ये AC AE, AC AE, CH EH, यानी ठीक है ना। तो जो होता जा रहा है लिखता भी जाऊं, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा कौन से छूट गया भाई। और उधर से अगर देखते हो तो BF और BD, ठीक है ना, तो देयरफॉर ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे ये F और D को एक साथ कर लेता हूँ, ये दोनों। फिर आ जाओ तुम HG और HG, तो HG ये G पॉइंट, ठीक है। फिर आ जाओ EG और FG, FG EG, नहीं FG DG, FG DG हो गया। अब क्या छूट गया, अब छूट गया तुम्हारा EF छूट गया, तो EF ड्राइंग कर लिया, और एक भी कोई छूटा होगा, हाँ एक AB छूटा है, चलो AB तो हो गया ऑलरेडी, एक और कौन सा छूट गया, हाँ CD छूट गया, ये C और ये D पॉइंट, इसलिए मैं टिक लगा रहा था, देखा होगा ना, बाद में पता नहीं चलता है, नहीं तो कहीं। अब ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो ये r/2 है, ये r/2 है, तो ये पूरा क्या हो गया 2r, है ना, तो r/2 तो r हो गया, और ये r हो गया, तो यानी पूरा 2r हो गया, और ये है r/2। तो इसको लेके अगर करते हो तो 2r और r/2 पैरेलल, है ना, 2r और r/2 पैरेलल, तो कितना आ जाएगा 2r into r/2r plus r/2, 5r/2, I think 2r/5, है ना। देखिए
फिर क्या ना, ये भी r/2, ये भी r/2, तो r/2 प्लस r/2 प्लस 2r/5 है ना। तो ये जो है ये अब बनेगा, ये बनेगा r/2 प्लस r/2, r और r 7r/5, 7r/5 और ये r, then ये लास्ट में आंसर आएगा 7r/5 into r by 7r/5 प्लस r, तो यानी 7/12r, तो यानी r इक्विवेलेंट फाइनली आ गया 7/12r, ठीक है ना। ठीक है, 7r/12 आ गया। और भी आया, तन्मय ने भेजा, अच्छा नहीं ज्यादा लोगों ने नहीं भेजा। नहीं, ये सारे क्यूब है, और अगर क्यूबॉइड भी है तो आई डोंट माइंड, बस रेजिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस अनइक्वल कर दोगे ना तब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, फिर तो पता नहीं क्या हो सकता है। या अगर कुछ कुछ इक्वल और कुछ कुछ अनइक्वल करोगे और कुछ सिमेट्री मिल जाता है तभी भी ठीक है, ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट सारे अलग अलग रेजिस्टेंस का तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जो मैंने किया वो है क्यूब, यानी सबका RR लेके, ठीक है ना। अब वो डायग्राम हैंड ड्रॉन है, उस पर मत जाओ। रोहन ने आस्क्ड कि क्या जरूरी है कि सिमेट्री प्लेन वर्टिसेस से पास हो। एक्चुअली देखो, हम लोग सिमेट्री कैसे देख रहे हैं, करंट एंटर कर रहा है वहीं से सिमेट्री ढूंढ रहे हैं, तो देखो देखना एंट्री एग्जिट पॉइंट को इंक्लूड करके सिमेट्री लिया इस बार, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, हमें जहां पे जैसे सिमेट्री मिलेगा वैसे ही करेंगे। क्योंकि याद करके देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था सिमेट्री, वहां पे ये एंट्री पॉइंट था और ऐसे था क्वेश्चन, वहां पे ये एंट्री पॉइंट था और ये एग्जिट पॉइंट था, लेकिन हमने उसको सिमेट्री में नहीं लिया था। ये एंट्री है, तो हमने सिमेट्री कैसे लिया, हमने सिमेट्री लिया ऐसे, ये। तो इसलिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सिमेट्री के अंदर डालना ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये तो एक फायदा नुकसान वाली बात है कि यहाँ पे मुझे ये वाला सिमेट्री ने ज्यादा फायदा दिलाया, ये वाला, ये जो रेड कलर मतलब ड्रॉ किया बीच वाला। और देखो ये जो सिमेट्री है ये ना एंट्री पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है ना एग्जिट पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है। लेकिन जो क्यूब वाले क्वेश्चंस में है, इसमें क्या है ना, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को लेने का फायदा ये हो जाता है, तब ना तुमको पता चला कि करंट कौन सी साइड में बराबरी आ रहा है। सारे करंट भले ना पता चले, बट कुछ करंट्स के बारे में तो पता चल गया ना कि ये दोनों बराबर है, तो एटलीस्ट उसका फायदा उठा सकता हूँ, वही मैंने किया, ठीक है ना। और ये रोहन के क्वेश्चन थे, एक मनन का भी आया हुआ है, अच्छा नहीं, मनन का तो आई थिंक कुछ आंसर दिया है। ठीक है, मनन ने क्वेश्चन नहीं पूछा, आंसर दिया। और कुछ दिया है क्या? रचित ने भी यही पूछा, इज दैट क्यूब के मिड पॉइंट से पास करते हुए सिमेट्री नहीं ले सकते क्या? देखो क्यूब के तो कई सारे सिमेट्री है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा। जैसे अगर इसमें भी देखोगे तो एक्चुअली देखा जाए तो सिमेट्री प्लेन एक और ड्रॉ कर दूं, ये देखो ये सिमेट्री प्लेन, ये भी एक सिमेट्री प्लेन, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इस सिमेट्री प्लेन का उतना फायदा नहीं होगा। इससे मुझे इतना ही पता चला कि ये करंट और ये करंट बराबर है, ये मुझे पता चला, लेकिन इसका कोई ज्यादा बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे क्योंकि ये ना कोई ज्वाइनिंग नहीं है यहाँ पे कहीं कि मैं उन दोनों का कुछ फायदा उठाऊं। तो देयरफॉर अगर इसी क्वेश्चन में देखोगे तो ये सिमेट्री प्लेन भी है और ये भी एक सिमेट्री प्लेन है जो मैंने ड्रॉ किया, आई होप दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो देखो ये भी एक सिमेट्री प्लेन, लेकिन इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। और जो मैंने ड्रॉ किया जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट इंक्लूड करके जो मैंने सिमेट्री प्लेन ड्रॉ किया, उसमें मुझे ज्यादा फायदा नजर आ रहा, इसलिए मैंने उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। ये चीज सिमेट्री मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि व्हाट द क्वेश्चन दैट यू आर बेसिकली ट्राइंग टू आस्क इज दैट सिमेट्री प्लेन कौन सा ले। देखो एक पर्टिकुलर फिगर में कई बार कई सारे सिमेट्रिकल फिगर तुमको या प्लेन्स तुमको मिलेंगे, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो है कि कौन सा मुझे कुछ फायदा भी दिला। जैसे इस केस में ये वाला जो सिमेट्री प्लेन है, ये भी एक सिमेट्री प्लेन नो डाउट है,
है ना, ये वाला अब मैं थोड़ा डार्क एंड कर रहा हूँ तो कुछ सॉल्व हो गया, जरूरत नहीं है। तो ये भी एक सिमेट्री प्लेन है और इससे भी कुछ कुछ कंक्लूजन्स होंगे, पर वो कंक्लूजन्स मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद नहीं करती, ये चीज। ध्रुव has asked कि क्या इसमें सिमेट्रिक पॉइंट उससे लेना है, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरह लेनी है, जरूरी नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्री प्लेन कई फिगर में कई सारे मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत ट्रायल करके देख लो कि कौन सा तुमको कुछ कंक्लूजन्स दे पा रहा है ना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई एक आध इक्वल निकल जाता है तो वहां पे जंक्शन का फायदा हो गया या कुछ कुछ ऐसे फायदा। ये कोई रूल कुछ नहीं कि ऐसे ही लेना, कई बार लाइन सिमेट्री से होता है, कई बार प्लेन सिमेट्री से होता है ना। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक है, लेकिन क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा जाए तो कई सारे, जैसे ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जबकि ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे कुछ खास फायदा दिलाने है ना। तो ये चीज, तो कोई रूल ऐसा सच नहीं है। आई मीन क्वेश्चन देख के देखना, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो पहला एक्सपीरियंस था, हो सकता है, तो इसलिए कईयों का सकता है माइंड अटक गया थोड़ा सा। वैसे आंसर आ रहे थे, ऐसे नहीं कि आंसर नहीं आ रहे थे, बट फिर भी आगे देखना हो जाएगा। आई मीन दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस एक्सपोजर, सो दैट फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत दो तीन प्लेन जो सिमेट्री का मिलता है उसमें से तुम खुद जज कर पाओगे कि कौन सा तुमको कुछ बेनिफिट यानी फायदा हो जाए, ठीक है ना। चलो, आई थिंक आज मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड द टाइम, बट कोई बात नहीं, लेट्स एंड हियर, वी विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा सिमेट्री का और बचता है, so that's what we are going to complete tomorrow, and then we will move on to cells. जैसे अभी तक हमने किया है मल्टीपल रेजिस्टर्स, कल हम लोग करेंगे मल्टीपल सेल्स। अगर होगा तो दैट केस क्या, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटे, बाय बाय। सर कल तो छुट्टी नहीं है। हाँ, कल तो छुट्टी है मतलब मंडे चलो, Thank you, sir. ओके बेटे, बाय बाय।